नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी के पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके नोट्स को, जो मैंने नोट्स बनाया था समाजीकरण प्रक्रिया का, इसको देख चुके हैं। इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाया है और आज जो हम लोग हैं इस नोट्स के आधार पर जो प्रश्न है, ये जो नोट्स है इसके आधार पर जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके विभिन्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सीटेट के बहुत सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ चुके हैं वही सब प्रश्न मैं 20 प्रश्न को चुना हूँ। वही सब प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं जो केवल और केवल इसी टॉपिक से है, समाजीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। दोस्तों, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप मुझसे जुड़कर अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का समाजीकरण प्रक्रिया के आधार पर जो एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, 5वां प्रश्न तक हो चुका था, आज 6ठा प्रश्न चल रहा है। व्यवहार का करना, खाली स्थान है, में आता है, इसको देखना है। व्यवहार का करना में आता है, इसके ऑप्शन आगे हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट के 2012 के लेवल 2 में यानी क्लास 6 to 8 में पूछा गया था। ऑप्शन है सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। यहाँ पर 4 तरह के क्षेत्र हैं दोस्तों। इन चारों में से व्यवहार का करना कौन सा क्षेत्र में आता है? ये सीखने के गतिक क्षेत्र में नहीं होगा, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नहीं होगा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में होगा व्यवहार को करना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? यह प्रश्न 2012 के लेवल 2 में पूछा गया था। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षिका समूह चर्चा करवाती है, समूह परियोजना करवा रही है, भूमिका निर्वाह करवा रही है, तो इससे बच्चे कौन सा आयाम को सीख रहे हैं, किस आयाम को सीख रहे हैं, इसको हमको देखना है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। दोस्तों, समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह, ये सभी आपका सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका राइट आंसर सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम होगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होता है समाज से जुड़े हुए चीज़ हैं, चाहे वह समूह चर्चा हो रहा, समूह परियोजनाएं हो रहा और या फिर भूमिका निर्वाह। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का क्या अर्थ है? हम लोगों ने समाजीकरण के पहले देख चुके हैं क्या इसका अर्थ है। सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। दोस्तों, समाजीकरण के बारे में हम लोगों ने बताया था कि समाज के लिए अनुमान्य व्यवहार को करना और समाज में समायोजित होना, यानी ऐसा व्यवहार करना जो समाज के लिए अनुमान्य होता है, जिसको समाज सही ठहराता है, समाज के लिए जायज़ है, वैसा व्यवहार करना समाजीकरण कहलाता है। जब हम इस तरह से व्यवहार करेंगे तब हम समाज में समायोजित हो पाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर 2 होगा, समाज में समायोजित होना। समाज में समायोजित होना समाजीकरण का अर्थ है।
अगला प्रश्न देखिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य रूपीम और स्वनिम। दोस्तों इसका राइट आंसर रूपीम होगा, क्योंकि भाषा का सबसे छोटा रूप से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और समाजीकरण में क्या सम्मिलित है। दोस्तों आप देखते होंगे कि मैं जितना भी प्रश्न इसमें छाट के निकाला हूँ, जो विभिन्न वर्ष के सीटेट एग्जाम में पूछा है, सभी समाजीकरण वाले हैं, इस टॉपिक से हैं। तो समाजीकरण में सम्मिलित क्या चीज़ होता है? एक होता है सांस्कृतिक संचरण और दूसरा क्या होता है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबल में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। दोस्तों व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास आपका सामाजिकरण में आता है। जब व्यक्ति समाज के अनुमान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है या जो समाज में मान्य व्यवहार है, मान्य व्यवहार को करता है, तो उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। तो समाजीकरण में सामाजिक संचरण के साथ साथ व्यक्तित्व विकास होता है, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। विकार मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं रोग। भाषा अवबोध में कौन सा विकार है, कौन सा रोग है? देखिए भाषा जब हम सीखते हैं तो सीखने में कौन सा रुकावट करता है, कौन सा रोग है जो सीखने में बाधा पहुंचाता है? यह प्रश्न आपका 2014 का पेपर 1 में पूछा गया था। चलाघात, पठन वैकल्पिक, वाक संबंध रोग, भाषाघात। दोस्तों बोलने से संबंधित रोग, बहुत ऐसे रोग हैं जो बोलने से संबंधित हैं, जैसे हकलाना, तुतलाना, सही से उच्चारण नहीं होना, ये वाक संबंध रोग होते हैं। हकलाना, तुतलाना, उच्चारण गलत होना, ये सभी आपका जो है वाक संबंध रोग हैं। जिन बच्चों में ये रोग होता है उनका भाषा का विकास सही रूप में नहीं हो पाता है, भाषा का विकास कमजोर होता है। 12वां प्रश्न देखिए, कहते मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? प्रश्न को समझिए। मानवीय विकास में, मानव के विकास में आनुवंशिकता यानी माता पिता का जो जीन है, माता पिता का जो गुण है, वो बच्चों में आता है आनुवंशिकता के द्वारा। और परिवेश की भूमिका, वहाँ जहाँ वह बच्चा रह रहा है उसका परिवेश कैसा है के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन समुचित है? ये 2 चीज़ मानव विकास के लिए क्या है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। कहता है क्या कि यहाँ पर परिवेश की भूमिका बदलता नहीं, स्थिर रहता है। कहीं भी रख दो, कोई भी परिवेश में रख दो, चाहे उसको एक गंदा समाज में रख दो या एक सभ्य समाज में रख दो, लेकिन मानव का विकास हर जगह एक जैसा रहता है। ये कह रहा है स्थिर सा रहता है, ये गलत है। बच्चों को आप यदि गंदा परिवेश में रख देंगे तो वहाँ अनुकरण व गंदे व्यवहार को देखेंगे और उसका भी व्यवहार गंदा हो जाएगा। लेकिन यदि आप बच्चों को सभ्य समाज में रखेंगे तो बच्चे उसी को अनुकरण करेंगे, उसी को देख के सीखेंगे और वह बच्चा सभ्य बनेगा। तो ये गलत लिखा हुआ है। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा टॉपिक है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। यह भी गलत है।
प्रकृति की भूमिका केवल निर्भर नहीं है। यहाँ पर आपको आनुवांशिकता और प्रकृति यानी परिवेश दोनों के अनुसार बच्चों का व्यवहार में परिवर्तन होता है। तीसरा नंबर देखिए सही है, कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यानी दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चों का या कोई भी मानव का विकास में। मानव के विकास में आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और उसके परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये राइट आंसर है। 13वां प्रश्न देखिए, कहता है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। सामाजिकरण के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, सामाजिकरण के संदर्भ में, वह भी विद्यालय में। कहाँ पर? विद्यालय की बात हो रही है और सामाजिकरण की बात हो रही है। विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। क्या निहित रहता है? बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। बलात्मक अधिगम ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। बलपूर्वक अधिगम बच्चों को करवाना सामाजिकरण के संदर्भ में नहीं आता है। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। दोस्तों, बच्चों का जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यह व्यवहार में परिवर्तन यदि हम चाहें कि बच्चों को हम पीट करके मार करके चेंज करें, यह थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चे यदि स्वतः अंतःक्रिया करें, वहाँ जो विद्यालय में सामग्री रखा हुआ है उसके साथ अंतःक्रिया करें, जो हम बच्चों को सामाजिक भूमिकाओं वाले अंतःक्रिया और सामग्री है, जिससे बच्चे अनौपचारिक रूप से संकेत प्राप्त कर रहे हैं कि हमको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, यह व्यवहार समाज के लिए मान्य है, इस व्यवहार से मेरा व्यक्तित्व का विकास होगा, इस व्यवहार से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो ये अच्छा होता है। तो आपका राइट आंसर ये दूसरा नंबर होगा। भाषा विकास के संदर्भ में, यहाँ पर भाषा विकास के संदर्भ में है। सामाजिकरण प्रक्रिया में भाषा का भी विकास होता है। तो भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? यदि हम बच्चों की भाषा का विकास के बारे में बात करते हैं कि कौन सा बच्चा का भाषा का विकास अच्छे ढंग से होगा, किसका मध्यम होगा और किसका बहुत कम होगा, ये पियाजे के अनुसार हमको बताना है। किसके अनुसार? पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, इस मनोवैज्ञानिक के आधार पर हमको बताना है। आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, यंग केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो दोस्तों, पियाजे ने बताया था कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है, यह बच्चों के भाषा के विकास में अधिक प्रभाव नहीं, यानी कमतर आकार, इसको कम माना है। इसको कम माना था कि सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के विकास में कम प्रभाव डालता है। दोस्तों, 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी है, यहाँ पर सक्रिय नहीं बताया है, यहाँ पर आपका निष्क्रिय एजेंसी पूछा गया है। तो निष्क्रिय
कौन कौन सा है और सक्रिय कौन सा है। तो हमको यहाँ निष्क्रिय खोजना है। दोस्तों स्वास्थ्य क्लब, यहाँ पर देखिए इस स्वास्थ्य क्लब में सामूहिक चर्चा होती है, सामूहिक चर्चा होती है। परिवार आपका समाजीकरण का एक सक्रिय संस्था है। इको क्लब में सामूहिक चर्चा होती है। जहाँ जहाँ सामूहिक चर्चा होती है ये सभी आपके सक्रिय एजेंसी हैं, सक्रिय संस्था हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय, आप वहाँ पुस्तक लेने जाते हैं और अपने पुस्तक में खो जाते हैं। यहाँ पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो पाती है, सामूहिक चर्चा नहीं होती है, इसलिए यह निष्क्रिय एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर उसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम कौन कौन सा है? आप रेडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, स्मार्टफोन देख रहे हैं, आपका जो इंटरनेट है, ये सभी जनसंचार के माध्यम हैं। तो ये जनसंचार के माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। एक पॉइंट उधर चला गया है, लेकिन आंसर यहीं पर है दोस्तों। देखिए है क्या, समाजीकरण केवल माता पिता करता है बताइए, या केवल परिवार के द्वारा होता है? संभव नहीं है। बच्चे जब माता पिता और परिवार से अलग जाते हैं, इससे दूर जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो यहाँ भी समाजीकरण होता है। जब बच्चे खेलने जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, जब कोई सार्वजनिक संस्था के द्वारा कोई समाज से संबंधित कार्यक्रम हो रहा होगा, वहाँ पर भी समाजीकरण होता है। अभी जो तत्काल वाली बात है, वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम की पहुँच बढ़ रही है। आज से 10 वर्ष के पहले इंटरनेट की पहुँच, स्मार्टफोन की पहुँच हर घर तक नहीं था, लेकिन अभी के समय में हर घर में स्मार्टफोन यानी इंटरनेट का पहुँच हो चुका है। यानी ये जनसंचार माध्यमों की पहुँच जो है बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। दोस्तों आजकल आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या जो भी कोई है, या आपका फेसबुक हो, सोशल मीडिया जो कुछ भी हो, जो कुछ भी आप यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिवृत्तियों से संबंधित, मूल्यों से संबंधित, विश्वासों से संबंधित बहुत सारे पोस्ट मिलते हैं। और ये सभी पोस्ट लोगों के आपका जो व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए एक ताज़ा उदाहरण, कहीं पर पहले कुछ घटनाएं होती थी तो दब जाता था, लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं हुआ है जो सोशल मीडिया के कारण हाईलाइटेड हो गया है, देश को उसके बारे में सोचना पड़ा है। निर्भया हत्याकांड इन सबों में से एक है। तो ये जनसंचार अभी के समय में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? यहाँ बात छिपा हुआ है प्रमुख, सबसे अधिक महत्व वाला। कंप्यूटर यह भी समाजीकरण में सहयोग देता है, आनुवांशिकता यह भी, राजनीतिक दल यह भी, लेकिन परिवार जो है आपका सबसे प्रमुख कारक है। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक, समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारक परिवार है, क्योंकि जन्म से अधिक समय तक बच्चे अपने परिवार में रहते हैं
और परिवार के चाल चलन, रीति रिवाज, परंपराएं, इन सभी चीज़ों को सीखता है। सबसे अधिक महत्व वाला एक कारक जो है समाजीकरण का परिवार है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं हो सकता है? कौशलों का अर्जन, ये समाजीकरण में होता है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये भी समाजीकरण में होता है। आनुवंशिक संरचन, यह भी होता है। एक संस्कृति रीति मापदंडों का सीखना, इसमें गलत होगा, ये आंसर होगा। आनुवंशिक संरचन ये होगा। एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना, ये सही है, ये शामिल नहीं है। आनुवंशिक संरचन केवल माता पिता के द्वारा बच्चों में जाता है। माता पिता जो भी आनुवंशिक गुण है वह बच्चों के जन्म के साथ चला जाता है। बाद में हम उसका आनुवंशिक गुण को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अंतिम प्रश्न है आज का, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ये 2016 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। इसके पहले वाला प्रश्न भी हम लोग देख चुके थे, 18 नंबर प्रश्न। देखिए रिपीट कैसे करता है। यहाँ पर भी निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख कारक है? 2015 के पेपर 1 में पूछा था परिवार के बारे में और सामाजिकरण का प्रमुख कारक। और यहाँ पर भी देखिए बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कौन सा भूमिका? गौण, एकदम कम भूमिका, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी या मुख्य। तो ये मुख्य भूमिका निभाता है। प्रश्न पूछने का तरीका केवल बदल दिया, लेकिन रिपीट किया क्वेश्चन 2015-2016 को। तो दोस्तों ये हमने जितना भी प्रश्न लिया था ये कभी न कभी पूछा गया था, ये कभी न कभी पूछा गया था। ऐसे प्रश्नों का सेट मैंने तैयार किया है। अब जो मेरा सेट तैयार हो रहा है समाजीकरण का, वह जो कभी पूछा नहीं गया था, जो प्रश्न में आ सकता है, संभावना है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपको नोट्स का व्याख्या कर देना, नोट्स तैयार करना, नोट्स का व्याख्या करना, और उसके बाद आपको इस पर आधारित जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया था, जो इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें जो पूछा गया था उसको हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको इस नोट्स के आधार पर जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक का नोट्स बना है, इस टॉपिक के आधार पर हम आपको प्रश्न देंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न MCQ देंगे। और उसके बाद आपका होमवर्क होगा, उसके बाद आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा। इस तरीके से मैं आप सभी का तैयारी करवा रहा हूँ। ये मेरा तैयारी करवाने का मेरा ढंग है, जो मैं समझता हूँ बड़े बड़े आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सभी इसी तरह से तैयारी करवाता है, और इस तरह से मैं भी करवा रहा हूँ। यदि इस तरह की तैयारी आप भी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो बार बार आप लोग देखते होंगे। यहाँ पर इस तरह की तैयारी करने के लिए मेरा फ़ी है 300 रुपये। ये 300 रुपये मेरे ये फ़ी है, ये फ़ी भुगतान करके इस तरह से तैयारी आप अपना कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, पेड ग्रुप, सीटेट पेड ग्रुप लिखेंगे और मैसेज करेंगे। कैसे फ़ी जमा करना है, क्या करना है, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।